नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की थर्ड क्लास में। सेकंड क्लास में हमने देखा था कि श्रोडिंगर समीकरण का जो फलन साई था, फलन साई 3 आर थीटा और पाई में था, ठीक है। जिसमें आर वाला जिसे हम त्रिज्यीय तरंग फलन कहते थे, वाई जो थीटा में और जो जेड था वह फाई में था, ठीक है। ये दोनों हमारे थे कोणीय तरंग फलन, ठीक है। मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूँ आपको पिछली कक्षा से। ये हमारा त्रिज्यीय तरंग फलन था, ठीक है। और हमने कोणीय तरंग फलन को एक फलन के रूप में कन्वर्ट किया था, तो एक्स थीटा और फाई वाला फलन बना दिया था। तो साई हमारा आया था आर आर और एक्स थीटा फाई। और ये फलन हमें दर्शा रहा था कि यह 4 प्रकार की संख्याओं के बारे में बताता है, 3 प्रकार की संख्याओं के बारे में बताता है, एन एल एम। और ये एन एल एम इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं, ठीक है। तो आज हम क्लास का टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं, क्वांटम संख्याएं। उसके बाद हम इनके ग्राफ्स देखेंगे और ग्राफ होने के बाद हम इनकी आकृतियां देखेंगे, ठीक है। मैं इसे क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम क्वांटम संख्याओं पर चलते हैं। आज हमारी क्लास 12th क्लास बेस रहेगी शुरुआत में, और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि जो, ठीक है, लास्ट में देखेंगे कि आकृतियां जो आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ी थी उन ग्राफ्स को देखेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारी क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं क्या है? क्वांटम संख्याएं कुछ भी नहीं है, ये हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी कोई सा भी तंत्र ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लिया, तो उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी दें कि वह कौन सी कक्षा में है, वह कौन सी उपकोष में है, एस है, डी है, एफ है या फिर पी है। इसके बारे में सारी जानकारी देती है, वही हमारी क्वांटम संख्याएं होती है। ये 4 संख्याओं का एक विशिष्ट समूह होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर हमें केवल 3 संख्याएं एन, एल और एम के बारे में पता चलता है, जिसमें एक अन्य क्वांटम संख्या यस को एक अनुभाविक रूप से सम्मिलित किया गया है। और इन चारों क्वांटम संख्याओं की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। कैसे? अब मैं एक एक क्वांटम संख्या को आपको थोड़ा बारीक से रिलेट करा देता हूं, उसके बाद हम एक एक क्वांटम संख्या को डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वांटम संख्या होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या ये हमारी किसके बारे में बताती है? तो कक्षों के बारे में बताती है, ठीक है। कक्ष क्या होंगे? के, एल, एम, एन, ऐसे इनके बारे में बताती है। उसके बाद सेकंड है, सेकंड क्या है हमारी? दिग्वांशी क्वांटम संख्या। दिग्वांशी क्वांटम संख्या क्या बताती है? हमारे उपकोष के बारे में, ठीक है। तो ये उपकोष के बारे में बताती है, कौन सा उपकोष है। उसके बाद थर्ड है हमारी कौन सी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम क्वांटम संख्या ये हमें किसके बारे में बताएगी? जो ये हमारे उपकोष है, उपकोष के कक्षकों के बारे में ये जानकारी देती है, ठीक है। कक्षकों के बारे में जानकारी देगी। उसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या होती है हमारी लास्ट संख्या। कौन सी? चक्रण क्वांटम संख्या। यह हमें चक्रण के बारे में बताती है। आपने देखा होगा कि 1/2 माइनस का और 1/2 प्लस का, जिसमें एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त घूर्णन के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूर्णन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूर्णन कर रहा है, ठीक है। अब हम एक एक संख्या को डिटेल से देखते हैं, हमारी क्वांटम संख्याओं को। ये मैंने एक समरी दे दिया आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वांटम संख्या है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष या कक्षा की जानकारी प्रदान करती है, अर्थात तंत्र के आकार का निर्धारण भी करती है, ठीक है। तंत्र का आकार कैसे निर्धारण करती है? जैसे ये हमारा परमाणु है और ये हमारा कक्ष है। तो ये कक्ष हो गया, तो इसकी रेडियस ही तो इसकी जो कक्ष का जो साइज है, तंत्र का जो आकार है, वो इसी पर तो डिपेंड करेगा कि आपकी रेडियस कितनी है। और यहाँ रेडियस जितनी ज्यादा होगी, जैसे ये तो के वाला हो गया, उसके बाद अगर यल वाला लें तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी। सही नहीं बना? देख लेंगे आप। तो इसकी रेडियस कितनी है? इससे ज्यादा है के वाले से, यानी ये तंत्र ज्यादा बड़ा होगा, यल कक्षा वाला, कक्ष वाला, और के कक्ष वाला छोटा होगा। बस यही तंत्र का आकार निर्धारण करती है।
और ये हमारी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या कोष और कक्षा की जानकारी प्रदान करती है। बता देगी कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए इस क्वांटम संख्या के n बराबर 1 2 3 4 मान संभव हैं जो क्रमशः k l m n o q कोषों को दर्शाते हैं। जैसे कि आप n बराबर 1 रखेंगे तो k कक्षक आएगा। ठीक है, इसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यानी किसी भी कोष में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है, जैसे k वाले में देखनी है, तो उसके लिए आपको n बराबर 1 रखना होगा। परंतु अधिकतम कोई किसी भी कक्ष में निकालनी हो तो 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें मान रख रख कर देखते हैं। n बराबर यहाँ 1 2 3 ऐसे रहेगा। ठीक है, यदि मैं n बराबर 1 रखता हूँ तो ये कौन से कोष को बताएगी? k वाले कोष को बताएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2। तो हमारा जो k कक्षक कोष है, तो k कोष में हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। उसके बाद n बराबर 2 रखने पर तो ये हमारे l कोष को बताएगा। ठीक, ये कितना होगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, n बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो गया? 8। 8 हो गया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। जो सेकंड कोष होता है उसमें 8 होगी। उसके बाद n बराबर 3 रखने पर तो के एल एम होगा। m कोस आ गया। m कोस में कितनी होगी? 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 18। 9 ये 3 तिया 9 और 9 का 2 गुना 18 हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तीसरी कोस में। ऐसे ही n बराबर 4 रखेंगे। n बराबर 4 तो कैपिटल n कोस कौन सा होगा? वो होगा हमारे 2 इंटू 4 की पावर तो 16, 16 दूनी 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कोषों में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो अधिकतम इस सूत्र से निकालते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि पांचवी का निकालिए तो n बराबर 5 रखिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप बता सकते हैं। कितना कितने होंगे? 5 का स्क्वायर 25, 25 का 2 गुना 50। ठीक है, ये हो गए हमारे। तो ये इसमें लिख रखा है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 यानी स्क्वायर होती है, जिसमें कोस के लिए n बराबर 1 होता है और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यल कोष में n बराबर 2 रखा जाता है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यम कोष के लिए n बराबर 3 रखा जाता है, इसके लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यन कोष जिसमें n बराबर 4 रखने पर आता है और इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से जो कंपटीशन एग्जाम है वहां से भी क्वेश्चन आता है कि मान लो जैसे उन्होंने क्यू कोष दे दिया, अब क्यू कोष में आप देखेंगे कि क्यू के लिए हमें कितना मान रखना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार यहाँ n की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। बोर के अनुसार n क्वांटम संख्या के आधार पर किसी कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र के माध्यम से की जाती है। तो बोर के अनुसार अगर किसी भी क्वांटम संख्या के आकार की अगर आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है तो आप सूत्र लगाएंगे En बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर EV, जहां जो जेड है वो परमाणु क्रमांक है, कौन सा परमाणु लिया गया है उसके आधार पर, और n हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होगी। ठीक, तो हमारी फर्स्ट क्वांटम संख्या तो हो गई। उसके बाद सेकंड क्वांटम संख्या क्या है हमारी? वो है द्विगांशी क्वांटम संख्या। द्विगांशी क्वांटम संख्या हमारी उपकोषों का निर्धारण करती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। द्विगांशी क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए दिए गए कोष में उपकोष का निर्धारण करती है। अब फर्स्ट ने तो बता दिया आपको फर्स्ट कि आप जो हमारी फर्स्ट क्वांटम संख्या थी मुख्य क्वांटम संख्या, उसने बता दिया कि आपका कक्ष कौन सा है या कोष कौन सा है। उसके बाद उस कोष में जब आपने एंटर किया तो द्वितीय क्वांटम संख्या यानी द्विगांशी क्वांटम संख्या ने आपको बता दिया कि आप किस उपकोष में जाना चाहते हैं, यस में जाना चाहते हैं या टी में जाना चाहते हैं या डी में जाना चाहते हैं। उसका निर्धारण कौन करेगा? द्विगांशी क्वांटम संख्या। अर्थात कक्षक की आकृति की जानकारी भी हमें ये प्रदान कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के n के एक दिए गए मान के लिए l के कुल n मान संभव है, जो कि 0 1 2 3 से स्टार्ट होकर n-1 तक होते हैं। यानी ये क्या करना चाहता है? ये करना चाहता है कि जैसे मैंने n बराबर कितना ले लिया? 5 ले लिया।
5 ले लिया तो इसके लिए 5 ही मान होंगे किसके, यल के। तो यल के कितने मान होंगे, 5। परंतु पांचों मान, यल हमेशा 0 से शुरू होगा, फिर ये कहां तक चलेगा, n-1 तक। अब एक मान रखते जाइए, n कितने हैं, 5। ठीक है, n बराबर 5 है ना, तो आप लिख दीजिए 0 से कितने तक, n में से 1 कम करके, n-1 यानी कितने, 5 माइनस का 1 कितना, 4, 4 तक लिख दिए 0 से, 0 1 2 3 4। तो n बराबर 5 रखने पर यल के ये मान आएंगे 0 1 2 3 4। यदि मैं n बराबर 7 लिखता हूं तो 7 मान आएंगे। जैसे मैंने n बराबर 5 रखा तो 5 मान है, 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, 5 मान। परंतु मान क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 4। ऐसे ही 7 के लिए मान तो 7 आएंगे, परंतु 0 से स्टार्ट होकर 7 बाद 0 1 2 3 4 5 और 6 ये होंगे, क्योंकि जो यल है वो 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक ही जाता है, n नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो n-1 यानी 7 में से 1 कम 6 तक ही जाएगा। ओके, ये हमें आपको समझ में आया होगा और इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि ये तो सब आप 12th में पढ़े हुए हैं। ठीक, तो हम इसको देखते हैं। अब इसकी एक सारणी बनाई हुई है, इस सारणी के माध्यम से समझते हैं कि n के मान रखने पर कैसे होता है। जैसे आप n बराबर 1 रखेंगे तो क्या रखेंगे, मान लो मैंने n बराबर 1 रखा, तो यल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 1 2 ऐसे करके n-1 तक। तो n बराबर 1 रखेंगे तो n 1-1 कितना हो जाएगा, 0, यानी केवल l की मान कितना आएगा, केवल 0। ठीक है, अब यदि मैं n बराबर 2 रखता हूं तो n बराबर 2 रखने पर वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 तक, 2-1 1 तक जाएगी, यानी l बराबर 0 भी होगा और l बराबर कितना होगा, 1 भी होगा। फिर मैं n बराबर 3 रखता हूं तो l का मान 2 तक जाएगा, यानी l बराबर 0, l बराबर 1 और l बराबर 2। ठीक है, फिर n बराबर 4 रखूंगा तो l का मान कितना कितना आएगा, l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, l बराबर 3 आएगा। ठीक है, अब जहां ये मैंने जो ये सारणी लिख रखी है, यानी l का मान जहां 0 हो वो यस उपकोष को बताएगा, l का मान जहां 1 हो वो p को, और 2 यदि l का मान 2 हो तो वो d को, और 3 हो तो f को। तो यहाँ यल बराबर क्या है, 0। तो हमारा उपकोष कौन सा होगा, यस वाला। ठीक है, फर्स्ट में क्या आता है, 1s आएगा, उसके बाद यल बराबर 0 यानी 2s, और 1 क्या बताता है, p को, तो 2p। ठीक, उसके बाद ये 3s होगा, n बराबर 3 है। उसके बाद यल 1 क्या बताता है हमारे p को, और यल 2 क्या बताता है, d को। तो ये हमारा d हो गया, 3p 3d। यल बराबर 0 यस को बताता है, तो ये 4 हैं तो क्या होगा, 4s। यल 1 किसको बताएगा, p को, तो 4p। ऐसे ही 4d होगा, और ये 4f होगा। ठीक है, तो ये हमारे उपकोष हो गए, ये तो हमारा क्या होगा, उपकोष होंगे। तो ये क्वांटम संख्या है हमारी, यन एक क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार उपकोषों का निर्धारण भी दिग्वांशी क्वांटम संख्या के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिख रखा है कि यह क्वांटम संख्या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहलाती है। निम्न सूत्र का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग की गणना निम्न सूत्र के माध्यम से करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग होगा वही h/2 रूट यल कोष्टक यल प्लस 1 होगा। ठीक है, और ये इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होगा, वो होगा h/2 रूट एल एल प्लस 1। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे आप। अब हम नेक्स्ट क्वांटम संख्या पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी क्वांटम संख्या है या चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम m के माध्यम से दर्शाते हैं। मैं एक बार से फिर बता देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट संख्या थी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगांशी क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, और तीसरी थी हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, फर्स्ट क्वांटम संख्या में किससे, यन से, इसको हम यल से और इसको यम से दर्शाते हैं। यह हमारी क्या बताती है, कक्षा बताती है। और कक्षा यन जैसे कक्षा जिस लिए उसमें उपकोष कौन सा लेना है वो द्विगांशी क्वांटम संख्या बताएगी उपकोष को,
और तीसरा बताती है हमारी कक्षक को। तीनों ही अलग अलग होते हैं। कक्षाएं क्या होती हैं? के, एल, एम, एन ऐसे होती है। ठीक है। उपकोष क्या होंगे? एस, पी, डी, एफ होते हैं। अब इसमें कक्षक क्या होते हैं? जैसे एस का तो एक ही होता है, केवल एस। पी का कितने होते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जैसे डी के 5 होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी तीसरी क्वांटम संख्या यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या को। यह क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए दिए गए उपकोष में कक्षक का निर्धारण करती है, अर्थात कक्षक के अभिविन्यास या दिशा की जानकारी हमें प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉन के लिए यल के एक दिए गए मान के लिए यम के कुल 2l+1 मान संभव हैं, जो -l से होते हुए 0 + l तक जाते हैं। विभिन्न उपकोषों में यम के संभव मानों तथा संगत कक्षकों के लिए निम्न प्रकार से संबंध दर्शाया गया है कि संबंध किस प्रकार होता है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे अगर हमारे एल का मान कितने हुए, जैसे एल बराबर 1 हुआ, तो एल बराबर 1 हुआ तो मान कितने आएंगे यम के? तो वो मान होंगे 2l+1। एल बराबर 1 रखेंगे तो यम बराबर 2 × 1+1 यानी कितने हो गए? 3। तो यम के कितने मान आएंगे? 3। अब मान कौन कौन से होंगे? तो वो माइनस यल से 0 फिर +l तक जाएंगे। अब एल का मान रखो यहाँ, तो -1 फिर -1 के बाद डायरेक्ट 0 आता है, फिर +1 आता है। हो गए 3 मान। फर्स्ट मान ये रहा, सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड मान हो गया। बस इस प्रकार हमें मान निकालने हैं। अब हम इस सारणी को देखते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं कि इसको हम क्या दर्शाते हैं। सारणी बना रखी है किस किन के बीच में? जैसे n का मान, यल के मानों के उपकोष और यम के मान और विभिन्न क्रमांक जो में दर्शाए गए हैं ये। ठीक है। देखते हैं। जैसे यहाँ ले रखा है कि n बराबर में अगर 1 ले लो तो यल के मान कितने होते हैं? यल होता है कितना? 0 से शुरू होता हुआ कहाँ तक जाता है? तो नहीं, n-1 तक ये मान होते हैं यल के, n पर। और यम के क्या मान होते हैं? 2l+1 मान होते हैं, यानी ये -l से शुरू होता हुआ 0 और +l तक जाता है। ठीक है। अब देखते हैं n बराबर 1 है, यानी यल के कितने मान आएंगे? n बराबर 1 पर यल के मान आते हैं केवल 1। यहाँ 1 होगा तो 0 0, तो केवल 0 मान आएगा। ठीक है। तो ये l बराबर 1 पर यल बराबर 0। अब यल बराबर 0 है तो यम के कितने मान आएंगे? तो यम का केवल 1 मान आता है, वो भी यम 0। ठीक है। तो यम 0। अब यहाँ जो यल है 0 वाला, उसे हम 1s कहते हैं और यस का केवल एक ही कक्षक होता है, वो भी 1s। तो इसे क्या कहेंगे? ये भी हमारा 1s ही होगा। अब n बराबर 2 पर समझते हैं। तो n बराबर 2 पर यल के कितने मान आएंगे? 0 भी होगा और 1 भी होगा। ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे तो 1 और 0 आएगा। तो यल बराबर 0 भी होगा और यल बराबर 1 भी होगा। 0 को हम क्या लिखते हैं? यस। तो यहाँ 2s हो गया। n बराबर 2 है तो 2s, क्योंकि दूसरी कक्षा में। ठीक है। उसके बाद यल बराबर 1 हो गया तो दूसरी में p 1 हो गया यानी p। ठीक है। अब यल बराबर 0 पर यम के कितने मान? तो 1 मान, वो भी यम बराबर 0, जिसे हम क्या दर्शाते हैं? ये रखेंगे 2s। और उसके बाद यम के कितने मान आते हैं? तो यम के यल बराबर 1 है ना, तो यल बराबर 1 है तो फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 3 मान आएंगे। 3 मान कौन कौन से होंगे? यहाँ रखिए देख लीजिए, -1, 0 और +1 यानी 3 मान होंगे। तो ये 3 मान कौन कौन से होंगे? यम बराबर 0 होगा, यम बराबर क्या होगा? यम बराबर 0 हो गया, यम बराबर +1 हो गया और यम बराबर -1 हो गया। ठीक है। अब यम बराबर ये तो क्या होता है? 2s होता है, तो ये 2s हो गया। यम बराबर 0 क्या होगा? अब यहाँ ये तीनों के मान जो कक्षक होते हैं वो क्या होंगे? 2px, 2py और 2pz ऐसे होते हैं। ठीक है। ये मान होंगे। उसके बाद n बराबर 3 पर देखते हैं, तो यल बराबर 0 होगा, यल बराबर 1 होगा और यल बराबर 2 होगा। यल बराबर 0 पर m का केवल 1 मान आता है और यल बराबर 1 पर m के कितने मान आते हैं? 3 -1 0 और प्लस का 1। और यल बराबर 2 पर m के कितने मान आते हैं? मान रखिए यहाँ, मान रखोगे तो 2 दूनी 4 1 5, 5 मान आएंगे। कौन कौन से? यहाँ रखिए देखिए, -1 2, यल बराबर 2 है ना, तो 2 फिर -1 आता है, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा और +2 आएगा। ठीक है। इसे ऊपर लेते हैं। ठीक है। प्लस के 2 आएंगे, प्लस का 2 आएगा। ठीक है। तो ये 5 मान हो गए, तो ये 5 मान होंगे। तो m बराबर
नहीं, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1 और प्लस के 2, ये 5 मान होंगे। अब यहाँ जो m बराबर 0 है, यानी कितना 3s, क्योंकि तीसरी कक्षा में है ना, तो तीसरी कक्षा का 3s, ये होगा 3p, 3p में 3 होते हैं, यानी 3px होगा, 3py होगा और 3pz होगा। अभी 5 है, यानी l बराबर 2 है, तो ये किससे दर्शाते हैं, d से, तो d के 5 मान होते हैं। आपको भी पता होगा कि d xy, d yz, d zx, ठीक है, 3 मान तो ये हो गए। x y z में पहले x y को ले लो, y z को ले लो, फिर z x को ले लो, ठीक है। उसके बाद 2 और मान होते हैं, कौन कौन से, d x और y का स्क्वायर को घटा दीजिए, इस x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है, d z स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 5वां हो गया। यहाँ थोड़ी मिस्टेक आपको दिखेगी, कौन कौन सी, यहाँ एक्स वाई, ठीक है, ये डी एक्स डी जेड स्क्वायर होता है, और ये इसको यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, इनको नहीं देखेंगे, ये यहाँ से देख लेंगे, ये सही मान है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 3 क्वांटम संख्याएं। अब हम देखते हैं चौथी क्वांटम संख्या हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा कौन सी है, कि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूर्णन कर रहा है या वामावर्त घूर्णन कर रहा है। तो चौथी क्वांटम संख्या हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम किससे दर्शाएंगे, तो यस से दर्शाते हैं, ठीक है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के दक्षिणावर्त और वामावर्त चक्रण की जानकारी प्रदान करती है। दक्षिणावर्त चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन के लिए हम s बराबर कितने लेते हैं, +1/2, जिसे हम इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन से, बड़े इलेक्ट्रॉन से दर्शाते हैं। उसके बाद वामावर्त चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन के लिए हम s बराबर -1/2 लेते हैं, जिसे हम ऐसे करके नीचे वाले से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ये हो गई हमारी चौथी क्वांटम संख्या। अब इसमें क्या करते हैं कि जब हम बॉक्स बनाते हैं, जब हम इसका विन्यास लिखते हैं, तो जैसे P वाला हो गया, तो ये PX, PY और PZ हो गया। अब हम देखें ना कि इलेक्ट्रॉन का गुणन कौन सा है। यदि दक्षिणावर्त गुणन है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, यदि वामावर्त गुणन है तो हम उसको इस प्रकार नीचे करके दिखाते हैं, ठीक है। एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये हमारी चौथी क्वांटम संख्या की इस प्रकार देखते हैं। अब इनका रिवीजन एक बार समरी दूं या फिर डायरेक्ट आगे वाले टॉपिक पे चलें, ठीक है। मैं एक बार पूरी समरी दे देता हूँ मोटी मोटी, जिससे आपको दिमाग में रहे कि हाँ ये ठीक है। देखते हैं, एक एक को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वांटम संख्या थी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। दूसरी क्वांटम संख्या हमारी द्विगांशी क्वांटम संख्या, और तीसरी क्वांटम संख्या हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी क्वांटम संख्या है हमारी कौन सी, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से, द्विगांशी क्वांटम संख्या को हम l से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से, और चक्रण क्वांटम संख्या को हम s से दर्शाते हैं। n में हमारे k, l, m, n को दर्शाता है, यानी ये कक्षा को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाएगा। उसके बाद कक्षा में जाने के बाद वो ये कहता है कि मैं कौन से वाले उपकोष में जाऊं, यानी हमारे उपकोष को बताता है। और उपकोष में कौन कौन से उपकोष होते हैं, एस, पी, डी, एफ होता है। अब जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उपकोष में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन हेरता है कि मैं कौन से वाले कक्षक में जाऊं, तो कक्षक हेरता है। जैसे इसका कक्षक तो एक सी होता है, पी का देखेगा तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ऐसे डी का देखेगा तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर डी जेड स्क्वायर। अब इन पांचों में से मुझे किस वाले में जाना है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगी। उसके बाद अब जैसे पी में चला गया, तो पी वाले में ये बॉक्स होता है, इसमें 3 डब्बे होंगे, तो 3 डब्बों में से यस प्लस का 1/2 है, यानी दक्षिणावर्त घूर्णन है, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार होगा। और यदि माइनस यानी वामावर्त घूर्णन है, तो माइनस के 1/2 होंगे, जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार का होगा। तो ये हमारी चारों क्वांटम संख्याएं हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन परमाणु पर। अब हाइड्रोजन परमाणु पर इनको देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्य तथा कोणीय तरंग फलन को देखेंगे, जो हमने उसमें पढ़ा था श्रोडिंगर समीकरण से, जो त्रिज्य और कोणीय तरंग फलन लाए थे, उनको हम हाइड्रोजन परमाणु पर लागू करके देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए गोलीय यानी ध्रुवीय निर्देशांकों के लिए r थीटा और ये फाई होगा। फाई के पदों में श्रोडिंगर समीकरण को निम्न प्रकार लिखते हैं। पता ही नहीं इन्होंने क्यों गलती कर रखी है इतनी। ये यहाँ r नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, फाई होगा, फाई। ओके।
तो ये समझ जाएंगे। अब हम लिखते हैं श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण लिखने से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे कि हम क्लियर से लिख पाए। तो हमारी श्रोडिंगर समीकरण क्या थी? हमारी श्रोडिंगर समीकरण थी कि 1 अपॉन किसमें, ध्रुवीय निर्देशांकों में r थीटा फाई में, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल साइन बटे डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साइन बाय डेल थीटा प्लस इधर लिख देता हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साइन बाय डेल साइन, नहीं डेल फाई स्क्वायर, क्योंकि ये फाई वाला पद है, ये आर वाला पद है और ये थीटा वाला पद है। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखते थे 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ लिखते थे हम ई माइनस का वी और साइन बराबर 0। परंतु हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन के लिए जो वी होता है यानी स्थितिज ऊर्जा होती है वो माइनस का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे आर देखा था। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसकी जगह अब मैं पूरा पद नहीं लिखूंगा, ये तो सेम आएगा। उसके बाद मैं यहाँ से लिखता हूँ तो ये क्या होगा 8 पाई स्क्वायर बटे एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर, ये एक साथ हो गया ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, और साइन बराबर 0, ये इधर है साइन, साइन बराबर 0। ठीक है, मुझे पता था ये होगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा था। तो साइन बराबर 0। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। उसके बाद इस समीकरण को हल करने पर तरंग फलन साइन के मान हमें निम्न प्रकार प्राप्त होंगे। जो हमारा साइन फलन है किस किस का फलन था, आर का, थीटा का और फाई का फलन था। तो ये हमारा साइन फलन है और इस फलन पर हमें निम्न प्रकार के मान होंगे, जिसमें हमारा एक फलन आर आर यानी त्रिज्यीय तरंग फलन वाला था, एक थीटा और साइन वाला तरंग फलन था जिसे हम कोणीय तरंग फलन कहते हैं। तो उसको एक साथ लिख देंगे। तो गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, तो साइन बराबर आर आर यानी त्रिज्यीय तरंग फलन और कोणीय तरंग फलन को एक साथ। फिर अब जब ये भी आर वाला तो क्या है केवल त्रिज्यीय तरंग फलन है और ये दोनों थीटा भी कोण है और साइन भी कोण है यानी कोणीय तरंग फलन हो गया। तो इन दोनों कोणीय तरंग फलनों को एक साथ लिख देंगे यानी एस फलन मान लिया और उस फलन में थीटा यानी थीटा और साइन का फाई का एक फलन हो गया। ठीक है, और आर आर वाला एक त्रिज्यीय तरंग फलन हो गया, ये हो गया। उसके बाद त्रिज्यीय तरंग फलन आर आर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक से त्रिज्यीय दूरी की जानकारी प्रदान करता है, जिसे कि हाइड्रोजन परमाणु में विभिन्न कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्यीय तरंग फलन को निम्न प्रकार से आलेखित किया जा सकता है। यानी त्रिज्यीय तरंग फलन है जो त्रिज्यीय दूरी के साथ हमें क्या क्या जानकारी देता है उसको हम निम्न ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो मैं बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं, अब इन ग्राफ्स के देखेंगे। यानी हम ग्राफ किन किन के बीच में, त्रिज्यीय तरंग फलन यानी आर आर और इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है। ठीक है, एक कक्षा थी इसमें है या इसमें है तो उसकी रेडियस के बीच में देखेंगे, इसकी रेडियस ज्यादा होगी इसकी कम होगी तो उसकी रेडियस के बीच में देखेंगे। आर आर ये हमारा क्या हो गया त्रिज्यीय तरंग फलन हो गया और ये हमारी रेडियस के बीच में हो गया। ठीक है, अब जैसे ही त्रिज्यीय तरंग यहाँ देखेंगे कि त्रिज्यीय तरंग फलन का मान जितना ज्यादा होगा उसकी रेडियस उतनी ही कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी ही पास होगी। त्रिज्यीय तरंग फलन क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आर कितने वैल्यू है बहुत ज्यादा है और इस पर आर की मान क्या है रेडियस का मान कम है। उसके बाद जैसे आर की यानी फलन का मान क्या होता है कम होता जाता है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 200 है परंतु आर की और वैल्यू कम हुई तो यहाँ कितना हो गया 400, रेडियस कितनी होगी 400 पीएम हो गई। ठीक है, ये होते हैं 1s के लिए, किसके देख रहे हैं हम 1s कक्षा के लिए। अब ऐसे 2s कक्षा के लिए देखेंगे तो आर की वैल्यू जितनी ज्यादा वही आर का मान कम, फिर कम होता गया कम होता गया कम होता गया, आर का मान कितना हो गया 0, यहाँ आर का मान क्या है 0 और जो रेडियस है वो कितनी है 200 से थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद फिर अगर फलन आर का मान त्रिज्यीय तरंग फलन का मान और कम किया जाता है तो रेडियस और ज्यादा बढ़ती है कितनी, अब यहाँ देखिए आर की वैल्यू, आर त्रिज्यीय तरंग फलन की वैल्यू कितनी हो गई नेगेटिव, नेगेटिव होने के बाद आर की वैल्यू कितनी हो गई 400। फिर अब अगर आप और नीचे जाएंगे तो नहीं होगी
फिर त्रिज्यीय तरंग फलन का मान बढ़ने लगता है और बढ़ते-बढ़ते फिर r का मान भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है? और ये यहाँ तक 600 तक जाता है। ये हमारे 2s कक्षक के लिए हो गया। फिर आप 3s कक्षक के लिए जाएँगे, तो जैसे ही r की वैल्यू यहाँ कम है, जैसे आप r की वैल्यू को यानी त्रिज्यीय तरंग फलन की वैल्यू को कम करोगे, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। फिर और ज़्यादा कम करोगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी। फिर एक नेगेटिव मान पर जाकर रुक जाएगी, उसके बाद फिर त्रिज्यीय तरंग फलन यानी r की वैल्यू क्या थी? बढ़ती जाएगी, जिससे फिर आपकी जो रेडियस है, वो भी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक बढ़ेगी। फिर त्रिज्यीय तरंग फलन का मान कम और रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी हमेशा रेडियस की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, त्रिज्यीय फलन का मान कभी ये कम हो रहा था, फिर इसके बाद बढ़ा, फिर कम हुआ, ठीक है? ऐसे होता है। किसके लिए? 3s के लिए। अब इसमें क्या है यार, ये तो आपको याद रखने ही है ग्राफ तो। और ये ग्राफ कब बनाने? जब आपको त्रिज्यीय तरंग फलन और रेडियस के बीच में ग्राफ बनाने को बोले तब। उसके बाद 2p कक्षक में देखेंगे तो 2p कक्षक में क्या है कि 2p कक्षक में शुरुआत में तो फलन के लिए कोई वैल्यू थी ही नहीं। उसके बाद फिर फलन की वैल्यू आती है, तो यानी जो त्रिज्यीय तरंग फलन था तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ने से रेडियस की वैल्यू भी बढ़ रही है। एक निश्चित वैल्यू पर जाकर r यानी त्रिज्यीय तरंग फलन की वैल्यू निश्चित हो जाती है और वहां से फिर वहां जाकर रेडियस की वैल्यू क्या है? इतनी। फिर जब त्रिज्यीय तरंग फलन का मान फिर बढ़ते हुए फिर वापस कम होगा, तो रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये 2p कक्षक के लिए है। 3p कक्षक के लिए क्या है? 3p कक्षक में देखेंगे तो शुरुआत में तो कोई वैल्यू नहीं है, पर r की जैसे वैल्यू बढ़ी तो रेडियस की वैल्यू भी बढ़ी, पर उसके बाद फिर रेडियस की वैल्यू यानी त्रिज्यीय तरंग फलन की वैल्यू कम हुई, तब फिर रेडियस की वैल्यू फिर वापस बढ़ी, फिर कम होती गई, नेगेटिव में चला गया फलन, अब यहाँ रेडियस की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है। उस प्रकार अगर ये हो गया हमारे 3p के लिए। 3D के लिए देखेंगे तो 3D में शुरुआत में बहुत सारी दूरी तक तो कोई त्रिज्यीय फलन का वैल्यू नहीं था। उसके बाद फलन की वैल्यू आई, फलन की वैल्यू आई तो ये फलन बढ़ा और फलन बढ़ने के बाद फिर घटा और रेडियस की वैल्यू तो बढ़ती रही। ये हमारे 3D कक्षक के लिए हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इन्होंने क्या लिख रखा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्यीय तरंग फलन यानी r स्क्वायर का वर्ग किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। तो ये मैंने बात आपको पहले भी बताती थी कि त्रिज्यीय तरंग फलन का वर्ग प्रायिकता घनत्व को बताता है। जहां पर r स्क्वायर का मान अधिक होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है? ये बता रहा है। अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से r त्रिज्यीय दूरी के पश्चात लिए गए dr मोटाई के अल्प आयतन 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के बराबर होता है। ये देख लीजिए, त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर यानी त्रिज्यीय तरंग फलन और dr यानी ये कक्षक था। तो इसकी इसकी जो रेडियस थी वो r है, ठीक है? इसकी थोड़ी मोटाई मान ली और मोटाई मानकर जो dx मोटाई है, dx मोटाई, अब dx मोटाई से इसे जब मल्टीप्लाई किया गया तो इसके आयतन अल्प आयतन हो गया और इस अल्प आयतन के बराबर त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व को कर दिया 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है? आगे क्या है? किसी कक्षक के लिए त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व के नाभिक से दूरी के विरुद्ध आलेखित करने पर प्राप्त होने वाले ही त्रिज्यीय प्रायिकता विकर्ण वक्र कहलाते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। जब त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण वक्र पूछेंगे आपसे, तो आपको ये वक्र बनाने हैं। कौन से? ये है हमारे त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण वक्र। अब इसमें क्या है? जो हमारा आयतन था अल्पायतन, वह अल्पायतन और उसकी रेडियस के बीच में होता है। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ किस प्रकार मान दे रखा है? यहाँ पर कि जैसे-जैसे अल्प आयतन बढ़ रहा है, तो इसके साथ r की वैल्यू भी बढ़ रही है और एक निश्चित पर जाकर तो इसकी तो वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। उसके बाद फिर ये जो हमारा अल्प आयतन था, उसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी कम हो रही है पर रेडियस तो बढ़ रही है। यानी यहाँ तक रेडियस बढ़ती है, उसके बाद रेडियस प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद ये हमारे किसके लिए था? 1s के लिए। अब 2s के लिए देखेंगे तो 2s का मान 1s की अपेक्षा ज़्यादा है, यानी ये तो हमारा 1s हो गया, तो 1s को हम छोटा बना देंगे इस बार और ये हमारी s हो गया। 3s के लिए देखेंगे, 3s का मान 2s से अधिक होगा और 2s का मान 1s से अधिक होगा। तो 1s छोटा बना दिया, फिर 2s बना दिया और उसके बाद में हमने 3s बना दिया, ठीक है?
ये संबंध हो गया। उसके बाद हम पी कक्षक में देखेंगे तो पी में 2p से तो शुरू होता है, 1p तो आपने सुना ही नहीं होगा, 1p होता भी नहीं है, तो कहाँ से 2p से शुरू होगा, तो 2p, तो 2p का मान ये हो गया, ठीक है। अब 3p का मान 2p से अधिक होगा, तो ये 2p हो गया और ये हमारा 3p हो गया। अब डी पे देखेंगे तो 3d, डी हमेशा 1d और 2d तो होता ही नहीं है, तो 3d से मान शुरू होता है, तो ये 3d का मान हो गया। बस यहाँ तो याद करना है, जैसे यस 1s से शुरू होगा तो 1 का ये, और 2s बनाना है तो 1s भी आगे होगा, तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। ऐसे 3s बनाना है ये 3 बार, एक बड़ा बनाना है लास्ट वाला, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। जैसे p में बनाना है तो शुरुआत का बड़ा कौन सा 2p, और 3p बनाना है तो वो 2p पहले होगा तो एक छोटा फिर एक बड़ा, इसे डी में बनाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, तो ये तो क्या थे हमारे त्रिज्य प्रायिकता वितरण वक्र थे। अब हमने त्रिज्य प्रायिकता वितरण वक्र देख लिए, यानी हमने आर में तो वितरण वक्र देख लिए, परंतु हमारा एक त्रिज्य तरंग फलन था और एक हमारा कोणीय तरंग फलन था। अब हम किस में देखेंगे, कोणीय तरंग फलनों में, ठीक है। तो इसके लिए परिभाषा क्या लिख रखी है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर प्राप्त कोणीय तरंग फलन आर थीटा फाई वाला फलन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक के सापेक्ष कोणीय स्थिति की जानकारी प्रदान करता है, तथा इलेक्ट्रॉन तरंग फलन के वर्ग के कोणीय प्रायिकता घनत्व, वहां त्रिज्य प्रायिकता घनत्व था, यहाँ कोणीय प्रायिकता घनत्व हो गया, वहां आर स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर, वो संपूर्ण त्रिविम के लिए आलेखित करने पर प्राप्त होने वाले जो वक्र हैं वही हमारे कोणीय प्रायिकता वितरण वक्र कहलाते हैं, जो विभिन्न कक्षकों की आकृतियों का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ आपने, हम क्या करेंगे, कक्षकों की जो आकृतियां होती हैं उन आकृतियों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एस पी और डी कक्षकों की आकृतियों को पढ़ेंगे। अब कक्षक क्या है, एस पी डी एफ, और उसमें जो होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, उनको ही तो हम पढ़ते हैं, वही तो हमारे कक्षक हैं, तो इन कक्षकों की आकृतियों को देखेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारी कौन सी, यस कक्षक। यस कक्षक की आकृति होती है गोलाकार, और इसकी केवल एक ही आकृति है, इसकी कोई टाइप वाइप नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये सामने 2D है इसलिए मैं दर्शा नहीं पा रहा हूँ, और ये ऐसे निकला होगा इधर पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा जेड अक्ष हो गया, एक्स डेस उनको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किस प्रकार होगा, ये कक्षक, ये से गोलाकार होता है, ये गोलाकार, जिसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये 3D में, ये गोलाकार है, एक गोला बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है एक गोला, ये गोला बना हुआ है, जो हमारे एक्स अक्ष पर है, वाई पर भी है और जेड पर भी है। तो आकृति कैसी होगी, गोलाकार यानी स्फेरिकल होगी, और ये एक ही प्रकार का होता है। ऐसे नहीं है कि जैसे पी कक्षक तो एक पी एक्स पी वाई पी जेड होता है ना, वैसे नहीं है कि इसमें ये केवल एक ही होती है, तो इसकी आकृति भी एक प्रकार की होती है, वो भी गोलाकार। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक बहुत सी बार एलडीसी में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्स कक्षक की आकृति किस प्रकार की होती है, तो गोलाकार, पी कक्षक की तो डमलाकार, डमरू की तरह है ना, ये देखो आप डमरू की तरह, एक इधर एक इधर, और डी कक्षक की तो डी डमलाकार, ऐसे लिखना होता है। तो उसके बाद पी कक्षक में देखेंगे, तो पी में देखेंगे तो पी में कौन कौन से होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होगा और पी जेड होगा। अगर डंबल जो हमने द्विडंबलाकार का, दी नहीं सिंगल डंबलाकार होता है ये, तो डंबलाकार हो गया। अब ये डंबल किस पर बना हुआ है, एक्स अक्ष पर बना हुआ है तो पी एक्स हो जाएगा, वाई पर बना हुआ है तो पी वाई हो जाएगा, और जेड अक्ष पर बना हुआ है तो पी जेड हो जाता है। जैसे मैंने तीनों अक्षों को लिख दिया, ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये हमारा जेड हो गया। अगर मैं इस डंबल को इस वाले पे बना दूं, ठीक है, ये बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक कक्षक यानी ये पी एक्स वाली आकृति हो गई, ये हो गया, ये डंबल हमने भर दिया। उसके बाद मैं यही चित्र ले लूं और ये हमारा जेड अक्ष हो गया, तो एक्स वाई और जेड, मैं इसे किस पर बना दूं, वाई पर, तो ये वाई पर बन गया, वाई पर बनते ही ये क्या हो गया, पी वाई बन गया, ये पी वाई की आकृति हो गई। कैसा ये, डंबलाकार। तो पी कक्षक की आकृति कैसी, डंबलाकार, एक्स कक्षक की आकृति कैसी, गोलाकार, और डी कक्षक की आकृति कैसी, द्विडंबलाकार। और अब मैं कौन सा बना दूं, जेड अक्ष वाला, तो ये जेड अक्ष, तो इस पर मैं आकृति बना देता हूँ ऐसे, ये, ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, पी जेड हो गया, ये एक्स वाई और ये जेड अक्ष हो गया।
तुम्हारा पी जेड हो गया। बस ये लिखना है। ये देख लेंगे पी एक्स वाला, ये एक्स अक्ष पर ये गलत बना हुआ है थोड़ा, ये एक्स होगा यहाँ, मैं इनको सही कर देता हूँ। वैसे सही है, अक्ष किधर भी ले सकते हैं आप। जैसे इन्होंने जेड ले रखा है, मैंने वाई लिया था, ये पी एक्स मान लीजिए, पी वाई मान लीजिए, और ये जेड मान लीजिए, हो गया ना सही। पी एक्स वाला हो गया, पी वाई वाला हो गया, पी जेड वाला हो गया। कैसा होता है, आकृति डंबलाकार होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, डंबलाकार। और ये पी एक्स पी वाई पी जेड क्रमशः एक्स वाई जेड के अनुदिश होते हैं। पी एक्स होगा तो एक्स अक्ष पर, वाई होगा तो वाई पर, और पी जेड होगा तो जेड अक्ष पर। अब हम देखते हैं कौन से डी कक्षक वाले। डी के कितने 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कक्षक होते हैं 5 होते हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि डी एक्स वाई, डी एक्स वाई जेड होगा ना, तो पहले एक्स वाई ले लिया, फिर वाई जेड ले लीजिए तो वाई जेड हो गया, फिर डी एक्स जेड ले लीजिए, फिर एक्स जेड हो गया। उसके बाद इनके स्क्वायर को घटा दीजिए, तो डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, केवल जेड का स्क्वायर लिख दीजिए, तो डी जेड स्क्वायर, ये हमारे 5 हो गए। अब ये क्या होता है, ये द्विडंबलाकार होता है, यानी आग 2 डंबल होंगे। यहाँ कितने थे, केवल एक सिंगल था, सिंगल डमरू था, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ द्विडंबलाकार हो गए, द्विडंबलाकार। तो द्विडंबलाकार में कैसे होगा, जैसे एक्स वाई और ये हमारा जेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक्स और वाई दे रखा है ना, तो एक्स वाई पर बनाना है। एक डंबल मैंने एक्स पर बना दिया, ठीक है, और ये मैंने एक किसको बना दिया, वाई पर। हो गए दी डंबल, एक डंबल ये वाला एक्स वाला, एक वाई वाला, तो एक्स वाई वाला हो गया। तो ये हमारा किसका है, डी एक्स वाई का। डी वाई जेड का बनाना है, तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारे एक्स अक्स, वाई एक्स, और ये जेड एक्स हो गया। वाई पर लेना है तो एक वाई पर ले लीजिए डंबल को, ये डंबल एक वाई वाला हो गया। इसी चित्र बनाना होता है। एक हमारा ये जेड वाला हो गया, ठीक है, ये जेड वाला हो गया, तो जेड पर वाई पर लिया तो वाई जेड हो गया। इसी प्रकार डी एक्स जेड पर लेंगे, एक्स जेड वाला है, ये एक्स पर बना हुआ है ये तो, और ये किस पर बना हुआ है, एक जेड पर। इन्होंने क्या है, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, मैंने क्या है ये आई से जनरेट करवाया। तो अब ये यहाँ क्या होगा, ये जेड पर बना हुआ था, ये वाला होता है, ठीक है। इसे मैं इसको क्लियर करके बना देता हूँ, ठीक है। ये एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद सारे समझ में आ जाएंगे। अब ये दो तो मैंने बता दिया आपको, फिर डी एक्स जेड वाला बताता हूँ अब। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक्स अक्स हो गया, वाई अक्स हो गया, और ये हमारा जेड अक्स हो गया। तो अब एक्स और जेड पर, ये एक डंबल तो हो गया हमारा एक्स पर, एक हो गया हमारा डी पर, इस पर जेड पर, तो ये हमारा जेड पर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। इस पर क्या होगा, ये हमारा जेड एक्स हो गया, एक्स वाई ना, तो एक्स वाई को लेंगे और जेड को छोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला वाई एक्स पर हो गया, ये क्या है, वाई एक्स जेड एक्स एक्स एक्स, और ये हमारा एक्स एक्स पर हो गया। इस प्रकार का होगा, और ये ऐसे घुमा होगा। अब मैं इसको कैसे बताऊं, ऐसे सीधा होगा ये कैसे, इस प्रकार। ये हमारा कैसा हो गया, एक्स वाई हो गया। उसके बाद अब ये डी जेड स्क्वायर थोड़ा स्पेशल है, इसमें डी डबलाकार नहीं होगा। इसमें कैसे होता है, ये स्पेशल आ भी जाता है कि डी जेड स्क्वायर कक्षक की आकृति बताओ। तो इसमें एक तो डंबल होता है, एक रिंग सर्कल बना होता है, कैसे, ये हमारा एक्स वाई और जेड हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। अब इसमें एक डंबल तो इस वाले अक्षक पर होता है, ठीक है, और इस पर एक रिंग बनी होती है, जैसे सर्कल आपको यहाँ दिख भी होगी, ये रिंग बनी हुई है, ठीक है। और ये हमारा एक डंबल बना हुआ है, किस पर, जेड अक्ष पर, क्योंकि ये जेड वाला है ना, तो ये वाई पर नहीं होगा, किस पर होगा, जेड अक्ष पर होगा। इसको वाई मान लेते हैं, उसमें क्या है, अक्ष को कोई सा भी मान सकते हैं आप किधर भी, जैसे जरूरी नहीं है कि इस वाले को एक्स माने, नहीं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, हमने क्या दर्शा रखा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ जेड पर बनाना है कौन, डंबल को जेड पर बनाना है, और इस पर एक रिंग बनानी है, तो इसको स्पेशल याद रखना है। तो ये हमारे हो गए कौन, विभिन्न कक्षकों की आकृतियां हैं। पर आप में मेरा सजेशन है कि ये आकृतियां तो आपको आ जाएगी बनानी, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक कक्षक हमेशा गोलाकार होगा, पी कक्षक हमेशा डमलाकार होगा, और डी कक्षक हमेशा द्विडमलाकार होगा। और डी जेड को आप स्पेशली याद रखेंगे कि यह डमलाकार होता है और एक रिंग बीच में बनी होती है। और डंबल किस पर बना होगा,
तो जेड अक्ष पर बना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम इसके आगे वाले को नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और इनकी जो ये पीडीएफ्स हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाली पीडीएफ, ये पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।